नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरोसिटी पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की एक नई एक्सरसाइज लेके आए हैं, एक्सरसाइज 13.6। इसके अंतर्गत हम बेलन के आयतन पे बात करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 13.6 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन विशेष को देखने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो आप टाइम स्टैम्प का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं बेलन कुछ इस आकृति का दिखाई देता है। अब इसका आयतन निकालने के लिए जिस तरह से हमने वक्र प्रश्न निकाला था उसी तरह से इसका आयतन भी निकाला जाता है। वक्र प्रश्न निकालने के लिए हमने परिधि निकाली थी और परिधि की ऊंचाई से गुणा कर दी थी, यानी कि जो परिधि 2πr निकली थी उसकी गुणा h यानी कि ऊंचाई से कर दी थी। अब यहाँ पे हमें निकालना है पूरे का आयतन, तो इसके लिए हम परिधि की बजाय क्षेत्रफल, जो ये आधार का क्षेत्रफल होगा πr², उसकी गुणा h से कर देंगे। वही तरीका लगाते हुए हम यहाँ पे आयतन भी निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन हो जाता है बराबर आधार जो कि वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल यदि आधार की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और ऊंचाई हो जाएगी h, जो कि हम लोग मान लेते हैं। तो इसके आयतन का सूत्र बन गया πr²h। यही हमारे आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, अर्थात आधार की परिधि दी गई है और ऊंचाई दी गई है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? कितने लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। क्योंकि आयतन क्या होता है? आयतन होती है किसी बर्तन के अंदर की जगह। जैसे यही एक बर्तन ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर और इसके आधार की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, अर्थात इस बर्तन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। इसमें आधार की परिधि दे रखी है, आधार की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr होता है, तो 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर, अर्थात 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 132 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको हम हल कर लेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 6 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r का मान ज्ञात कर लिया है। ऊंचाई का मान h यहाँ पे दिया ही गया है 25 सेंटीमीटर। तो जब h और r का मान ज्ञात हो गया तो हम आयतन भी निकाल लेंगे आयतन के सूत्र का प्रयोग करके। तो आयतन बराबर हो जाएगा πr²h, अर्थात 22/7 गुणे r यानी कि 21 का स्क्वायर और गुणे h यानी कि 25। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर एक चीज हमने सेंटीमीटर में ही ले रखी थी। अब चूंकि आंसर तो आ रहा है लीटर में और वो पूछा भी गया है लीटर में, तो यानी कि हमें सेंटीमीटर को लीटर में यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000
सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया 1/1000 लीटर। तो यानी कि 34,650 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 गुणे 34,650, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहीं पे यहां से काट देंगे और 100 से इसको जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.65 लीटर। यानी कि बर्तन में इतना पानी आ सकता है, 34.65 लीटर पानी बर्तन के अंदर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब पाइप की बात हम करते हैं तो पाइप के अंदर दो प्रकार के व्यास होते हैं। ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ। ये देखिए हमारे पास एक पाइप है, तो पाइप के अंदर दो प्रकार के व्यास होंगे, एक आंतरिक व्यास होगा, एक बाहरी व्यास होगा। जैसे ये यहां से लेकर के यहां दूसरी जगह तक अंदर की बात हो रही है, तो वहां से वहां तक की जो दूरी होगी वो आंतरिक व्यास कहलाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, जो अंदर से यहां तक की दूरी आंतरिक व्यास कहलाएगी, और बाहर वाली जगह से बाहर वाली तक की दूरी बाहरी व्यास कहलाएगी। तो दो प्रकार के व्यास इसमें होते हैं, एक आंतरिक व्यास जो अंदर होता है और एक बाहरी व्यास जो बाहर होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पाइप अंदर से खोखला होता है। पाइप अंदर से खोखला होता है अर्थात उस पाइप के अंदर तो कोई चीज होगी ही नहीं। जो उसमें मटेरियल लगा होगा वो इस मोटाई में लगा होगा। अर्थात अगर हमें पाइप का आयतन निकालना है तो उसके लिए हमें इस मोटाई के आयतन को निकालना पड़ेगा। इस मोटाई के आयतन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले संपूर्ण पाइप का आयतन निकालेंगे। और चूंकि अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर खोखला है, तो अंदर वाला जो खोखलापन है उसके आयतन को घटा देंगे। अर्थात पहले इस तरह से केवल अंदर के आयतन को देखिए, इस अंदर वाले आयतन को निकाल लीजिए, और जो बाहर वाला आयतन होगा उसके अंदर तो ये अंदर वाला सम्मिलित होगा, और चूंकि अंदर वाला वास्तव में तो है ही नहीं, इसीलिए अंदर वाले आयतन को उस बाहर के आयतन में से घटा दीजिए। यही आयतन कहलाएगा पाइप का आयतन। तो चलिए निकालते हैं इस चौड़ाई के आयतन को। तो बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया गया है। यहां पे मैं आपको बना के पाइप का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये आंतरिक हो गया और ये पाइप की मोटाई हो गई। ये आंतरिक व्यास, वो पाइप की मोटाई, और वो बाहरी व्यास। तो ये जो है पूरा ये बाहरी व्यास है। ये दिया गया है हमें 28 सेंटीमीटर। और ये जो आंतरिक व्यास है, ये आंतरिक व्यास हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आंतरिक व्यास अगर 24 है तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी अर्थात 12 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी बाहरी व्यास की आधी अर्थात 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं ज्ञात कर ली। बाहरी त्रिज्या बड़ी है इसलिए इसको कैपिटल आर नाम दे देते हैं, और आंतरिक त्रिज्या छोटी है इसीलिए इसको नाम दे देते हैं स्मॉल आर। तो इस तरह से दोनों त्रिज्याएं ज्ञात हो गई। तो अब बाहरी के आयतन में से अंदर वाले आयतन को हम घटा देंगे। तो पाइप का आयतन बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बाहर वाले का आयतन माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच
अर्थात अंदर वाले का आयतन। तो पाइप का आयतन निकालने के लिए हमारे क्या किया, हमने पाई आर स्क्वायर एच करके संपूर्ण पाइप का आयतन निकाल लिया, जिसमें कि अंदर वाला भी सम्मिलित था। क्योंकि अंदर वाला वास्तव में तो है ही नहीं, वो खोखला है, इसीलिए अंदर वाले आयतन को हमने घटा दिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच को हमने घटा दिया। इस तरह से हमारा पाइप का आयतन निकल आया। अब इस पाइप के आयतन में से हम पाई और एच कॉमन ले लेंगे। जब पाई और एच कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो पहले पाई का मान रखते हैं, और एच का मान हमको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। तो एच का मान यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 35 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो 35 सेंटीमीटर यहाँ पे मान रख दिया। आर का मान रख दिया, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196, और आर स्मॉल आर का यानी कि 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर करने पे। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। असल में पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उसका आयतन ज्ञात करना था, क्योंकि आयतन से ही संबंध रखते हुए पाइप का द्रव्यमान यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान हो जाएगा 0.6 गुणे 5720 ग्राम। अब इसकी यहाँ पे गुणा कर ली जाएगी। जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3432 ग्राम। लेकिन ये तो ग्राम में आंसर आया है, और आंसर शीट में हमारा क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ग्राम की बजाय किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे। तो 3432 को भाग कर देंगे 1000 से, तो ये बन गया किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ गया 34.32 kg। इस तरह से लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, आयताकार आधार है, अर्थात एक घनाभ का आयतन ये पूछ रहा है। उस घनाभ का आयतन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस टीन के डिब्बे में कितना सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है। और दूसरा कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। एक बेलनाकार डिब्बा है और पहला वाला डिब्बा घनाभाकार है। तो घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और बेलनाकार आधार वाला दूसरा जो डिब्बा है उसका सूत्र अभी हमने पढ़ा है कि बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों सूत्रों को निकाल के आंसर निकाल लेंगे, और फिर हम ये देख लेंगे कि कौन सा डिब्बा का आयतन अधिक है और कितना अधिक है। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले 2 डिब्बे बना लेते हैं, एक बेलनाकार डिब्बा और एक घनाभाकार डिब्बा। तो घनाभाकार डिब्बा हमारा ये बन गया, और बेलनाकार डिब्बा और घनाभाकार डिब्बा हमारा बन चुका है। लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15 दी गई है। लंबाई 5, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। और इसमें बताया गया है कि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस तरह से 2 डिब्बे हमारे सामने
बनकर तैयार हो गए। एक बेलनाकार है और एक घनाभाकार है। तो पहले वाले में घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभाकार डिब्बे का आयतन, तो वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की 20 और 15 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसी तरीके से बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बात अभी हम जानते हैं, अभी हमने सूत्र निकाला है। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, पाई का मान आ गया 22/7। आर का मान निकाल लेंगे, व्यास दिया गया है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 7/2 का स्क्वायर, और गुणा हो जाएगी यहाँ पे किससे, गुणा हो जाएगी ऊंचाई से 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये इसका आयतन भी निकल आया। अब इसको यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। और ये देखना है कि किसका आयतन अधिक है। तो हमने देखा कि जब घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकाला तो वो घनाभाकार डिब्बे का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब निकला, और जब बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकाला तो 385 सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो यानी कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है। और कितना अधिक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं। आयतन अधिक है, अधिक है कितना, 385 माइनस 300 अर्थात 85 सेंटीमीटर क्यूब आयतन अधिक है किसका, बेलन का। बेलन का आधार, बेलन का आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या बेलन का आयतन क्या होगा। तो दो बातें ज्ञात करनी है, एक आधार की त्रिज्या निकालनी है, दूसरा बेलन का आयतन निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम विस्तार से 13.2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr(h) होता है। तो वक्र पृष्ठ के अर्थात पार्श्व पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, 2πr(h). तो पहले इसको लिख लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), यानी कि 2πr(h). अब इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r। r का मान तो निकालना ही है, और ऊंचाई का मान हमें 5 दिया गया है। तो h का मान दिया गया है 5, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2, तो 94.2 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.997 सेंटीमीटर, जिसे कि हम 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3 के बहुत ज्यादा ही करीब है, 2.997 है, इसीलिए इसको 3 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो r का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट में हमारा पूछा गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन का सूत्र हम लोग जानते ही हैं, πr²h। तो आयतन का सूत्र लगा करके आंसर निकाल देंगे, बराबर πr²h। तो पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया
3 का स्क्वायर, और h का मान हम लोग जानते हैं दिया गया है 5, तो 5 आ गया। अब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे। जब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 141.42 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मान हमेशा सेंटीमीटर क्यूब अर्थात क्यूब में ही आता है। ये आंसर शीट में दिए गए आंसर 141.3 से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि पाई को 3.14 लिया जाए। यदि आप 22/7 से इसको लगाएंगे तो इसका आंसर 141.42 ही आएगा। यदि आप यहाँ पे 22/7 की जगह पर 3.14 ले लेंगे तो इसका आंसर वही आ जाएगा जो कि आंसर शीट में दिया गया है। अर्थात यदि हम 22/7 के स्थान पर 3.14 रख दें तो 3.14 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वह 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से यह आंसर हमारा आ गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए पहले बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या और तीसरा बर्तन की धारिता। तो 10 सेंटीमीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है जिसका आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय दिया गया है। मान लेते हैं ये एक बेलनाकार बर्तन है और इसकी लंबाई अर्थात इसकी गहराई कितनी है 10 मीटर। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो पूरी लंबाई है वो 10 मीटर दी गई है। बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय दिया गया है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ ये हो गया, इसको पेंट करने का व्यय दिया गया है। अब इसको पेंट करने का व्यय कैसे निकाला गया होगा? सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाला गया होगा और आंतरिक वक्र पृष्ठ को जो दर दी गई है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर उससे गुणा कर दिया गया होगा, तब हमारा टोटल व्यय निकल आया होगा। तो यानी कि इस व्यय को निकालने के लिए क्या किया गया होगा? इस व्यय को निकालने के लिए व्यय बराबर जो भी हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठ निकलेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ गुणे दर, जो भी हमारी दर दी गई है, तो वह बराबर हो गया आंतरिक वक्र पृष्ठ गुणे दर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ ये तो हमें पता ही नहीं है और पहला पॉइंट यही है कि हमको ये निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। वह तो दिया गया है 2200 और आंतरिक वक्र पृष्ठ गुणे दर दी गई है 20, तो 20 लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, ये 0 कट जाएगा और जब इसको काटेंगे तो 110 आ जाएगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का मान आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि वक्र पृष्ठ एक प्रकार का क्षेत्रफल होता है, तो आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर हमारा आ गया, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब सेकंड पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब सेकंड पॉइंट यहीं से हम शुरू करेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठ तो निकल आया है, आंतरिक वक्र पृष्ठ 110 निकला है, तो पहले लिख लेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंतरिक वक्र पृष्ठ का सूत्र हम लोग जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे और इसका आंसर आर का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि एच का मान 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर हो दिया। यहाँ पे एक करेक्शन है। क्या करेक्शन है? कि ये सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही दिया गया है। तो सब कुछ मीटर में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर भी 110 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर होगा और इसको जब हल करेंगे तो त्रिज्या का मान भी मीटर में ही आएगा। तो 22/7 गुणे आर गुणे एच का मान 10 और 110। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 1.75 मीटर।
ये हमारे आर का मान आ गया। अब ये निकालना है कि बर्तन की धारिता क्या है। बर्तन की धारिता और आयतन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। धारिता को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटी। धारिता को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटी। और हम ये जानते हैं कि इस बर्तन की कैपेसिटी वही होगी जो कि इसके अंदर आने वाले पानी का आयतन होगा, और पानी का आयतन जो होगा वही इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। उसी को ही हम लोग धारिता कहेंगे। तो धारिता का मतलब है इसका आयतन। तो इसके आयतन को हम लोग निकाल लेंगे। तो बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर आयतन, बर्तन का आयतन। इस आयतन को निकालने के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 1.75। 1.75 नहीं रखेंगे। जब आप इसको हल करेंगे और आर निकालेंगे तब उससे पहले इसका आखिरी में एक आंसर आएगा आर बराबर 7/4। जब आप यहां से इसको 0 को काट देंगे और 11 दूनी ये 22 हो जाएगा, तो उधर जाके आंसर आ जाएगा 7/4 मीटर। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.75 मीटर। क्योंकि 1.75 यहाँ पे रखना कठिन पड़ेगा, उसको हल करना भी कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1.75 रखने के स्थान पे 7/4 को रखेंगे। 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी गुणा कर ली जाएगी किससे, 10 मीटर ऊंचाई से। और जब इसको हल किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। 96.25 मीटर क्यूब। लेकिन आंसर तो आ रहा है किलो लीटर में। हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यानी कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 96.25 गुणे 1000, यहाँ पे 1000 से हमने गुणा कर दी। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि जैसे किलोग्राम बनाया जाता है तो वो ग्राम के आगे किलो लगा हुआ है, और ग्राम के आगे जब वो किलो लग गया तो वो क्या हो गया, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब 1000 लगा तो यहाँ पे किलो शब्द बढ़ गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 1000 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम किलो लगा सकते हैं। तो यानी कि 1000 के कारण यहाँ पे जाएगा किलो, और लीटर तो ये बन ही चुका है 1000 से गुणा करने के बाद में। तो ये क्या बन गया, किलो लीटर। इस 1000 को हटा करके हम किलो लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 96.25 किलो लीटर। 1000 के हटाने के बाद उसको 1000 को लिख दिया किलो, जैसे कि ग्राम में लिख दिया करते थे। तो यहाँ पे आ गया किलो, और लीटर तो ये बन ही चुका है क्योंकि लीटर को बनाने के लिए ही हमने 1000 से गुणा करी थी। तो 96.25 किलो लीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये 5वां सवाल भी हमारा हल हो गया। तो अगला सवाल है हमारा। तो अगला सवाल कह रहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। जैसा कि मैंने अभी बताया, धारिता का मतलब होता है आयतन। तो आयतन दिया गया है 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो कोई भी चीज हम निकालने जाएं, हमें ऊंचाई और त्रिज्या की जरूरत पड़ती ही है। ऊंचाई तो दी गई है लेकिन त्रिज्या नहीं दी गई है, तो त्रिज्या को हम निकाल लेंगे इस आयतन वाले सूत्र को लगा करके। तो बर्तन की धारिता अर्थात आयतन दिया गया है, धारिता बराबर दी गई है कितनी, 15.4 लीटर। और हम जानते हैं कि हमारी ऊंचाई जो दी गई है वो ऊंचाई दी गई है हमको h बराबर 1 मीटर। तो इस धारिता को हमें मीटर के हिसाब से चेंज करना होगा। यानी कि ये जो लीटर है इसको आयतन होता है क्यूब में, तो यानी कि मीटर क्यूब में हमें चेंज करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यानी कि इधर रखेंगे 1 और ये 1000 पहुंच जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1000
1/1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो यानी कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1/1000 से गुणा कर दी जाएगी। तो धारिता हमारी क्या निकल आएगी, इसको तो हम बॉक्स में बंद करके साइड में रख लेते हैं। तो धारिता हमारी निकल आएगी 15.4 गुणे 1/1000 मीटर क्यूब। इस तरह से ये हमारी धारिता निकल आई। अब धारिता का सूत्र हम जानते हैं, धारिता होती है आयतन, तो उसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान तो हमें निकालना ही है और एच का मान दिया गया है 1 मीटर क्यूब। अब इसको हम कर लेंगे हल, तो 15.4 गुणे 1/1000, और इसको जब हम हल करेंगे तो आखिर में हमारा जो आर का मान आएगा वो आ जाएगा 7/100 मीटर। 7/100 मीटर, यही हमारे आर का मान आ जाएगा। तो आर का मान तो हमने निकाल लिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसे बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब ये पूछ रहा है कि इसे बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो धातु कहाँ लगेगी, धातु इसकी सतह पे ही तो लगेगी। उसको बनाने के लिए धातु को मोड़ करके इस प्रकार का आकार बनाया जाएगा। मान लीजिए इस प्लास्टिक के बॉक्स को बनाने में कितनी प्लास्टिक लगी होगी, कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक लगी होगी, तो हम ये कह देंगे उसके वक्र पृष्ठ के बराबर और प्लस उसके आधार और प्लस वो चूंकि बर्तन होगा तो उसका कोई ना कोई ढक्कन भी होगा, इसीलिए उस ढक्कन का आधार भी ले लिया जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक ये प्लस ये और प्लस ए, अर्थात तीनों को जोड़ लिया जाएगा, दोनों आधारों को और वक्र पृष्ठ को, तो उतने ही वर्ग मीटर धातु की शीट लगेगी। इसे ही हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। जब सब कुछ जोड़ लिया तो वो हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे, जो कि एक्सरसाइज 13.2 में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसी सूत्र को लगाते हुए इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। धातु की चादर लगेगी कितनी, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं 2πr h प्लस r, ये हमारे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। तो इसको निकाल लेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मान 7/100 और एच का मान आ जाएगा 1 और प्लस आर का मान फिर से 7/100। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल होगा इसीलिए इसको रखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो इसका आंसर आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको हल इसलिए नहीं करता हूं ताकि आप टाइम बचे, और इसको हल करना तो बच्चों वाली बात है, ये तो आप कर ही लेंगे। तो ये हो गया 0.4708। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो पेंसिल जो होती है उसमें बाहर लकड़ी का खोल होता है और उसके अंदर लेड वाली पेंसिल होती है। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के बेलनाकार के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। हम ये जानते हैं कि जो पेंसिल होती है उसमें बाहर लकड़ी का एक खोल होता है और अंदर उसमें लेड पड़ा होता है, जैसा कि आप पेंसिल इस समय देख भी रहे होंगे। तो इस पेंसिल में एक लकड़ी का खोल है और इसके अंदर लेड पड़ा हुआ है। दोनों ही बेलनाकार आकृति के होते हैं। क्योंकि यह पेंसिल छिली हुई है इसलिए आपको इसमें आगे से नोक निकली हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब आप एक नई पेंसिल लेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वो कुछ इस तरह की आकृति की होगी। जैसे कि ये पेन है, इसमें पूरी तरीके से बिना छिली हुई पेंसिल, नई पेंसिल लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक लेड पड़ा हुआ है और उस लेड के चारों ओर लकड़ी का एक खोल लगा हुआ है। तो इस तरह से पेंसिल की आकृति होती है।
पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। अब मैं इसको आपको यहाँ पे एक चित्र बनाकर बड़ी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर पेंसिल को आप बड़ा करके देखेंगे तो वो कुछ इस आकृति की आपको दिखाई देगी। ये हमारा पेंसिल का पूरा खोल है और इसके अंदर हमारा ये ग्रेफाइट भरा हुआ है, ठीक है। और ये चारों ओर लकड़ी लगी हुई है इस तरह से। तो ये लकड़ी हो गई, लकड़ी के अंदर ये, और इस तरह से हमारी ये पूरी पेंसिल होगी। तो इसके अंदर जो ग्रेफाइट लगा है उसका व्यास यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी हमको दी गई है कितनी, 1 मिलीमीटर। और संपूर्ण पेंसिल का व्यास दिया गया है यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी वो दी गई है 7 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है और 7 मिलीमीटर पूरी पेंसिल का व्यास दिया गया है। तो कह रहा है पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पेंसिल की पूरी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि पेंसिल जो है उसका व्यास मिलीमीटर में दिया गया है और उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तभी हम इसको फॉर्मूले में रख पाएंगे। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की, फॉर्मूले में कैसे रखा जाएगा। लेकिन आखिर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। लकड़ी का आयतन निकालना है और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। अच्छा, अगर इस ग्रेफाइट की स्टिक को आप यहां से निकाल लें बाहर, तो ये ग्रेफाइट की स्टिक इस तरह से बाहर निकल आएगी और कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये ग्रेफाइट की स्टिक हमारी निकल आई बाहर। इस ग्रेफाइट की स्टिक बिल्कुल एक बेलनाकार है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेलनाकार आकार की है। ये हमारी ग्रेफाइट की स्टिक जो हमने बाहर निकाल ली तो एक बेलनाकार आकार की है और इसका आयतन सिंपल एक बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट की स्टिक का आयतन निकालने के लिए जो ग्रेफाइट की स्टिक का व्यास दिया गया है 1 मिलीमीटर, उसको कर लेंगे आधा तो बन जाएगी त्रिज्या, और उस त्रिज्या को कर देंगे भाग 10 से, क्योंकि मिलीमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। 10 से भाग करने के बाद में बदल जाएगा सेंटीमीटर में, और उसका फिर पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा करके ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिया जाएगा। तो चलिए पहले ग्रेफाइट के आयतन को हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और आर क्या होगा, आर होगा व्यास का आधा, यानी कि आर बराबर 1/2 मिलीमीटर, और 1/2 को भाग कर लेंगे 10 से, तो यानी कि 1/2 गुणे 10 से कर लिया भाग, तो ये बन गया सेंटीमीटर में। अब यही मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 1/2 गुणे 10, और इसका कर देंगे स्क्वायर, और एच का मान दे रखे हैं हमको 14 सेंटीमीटर। चूंकि वो ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर है तो जो ग्रेफाइट की लंबाई होगी वही पेंसिल की लंबाई होगी। पेंसिल की लंबाई 14 है तो ग्रेफाइट की लंबाई भी 14 ही हो जाएगी। जब इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा जो कि पेंसिल के अंदर है। तो ये तो बात हो गई ग्रेफाइट की। इस तरह से ग्रेफाइट का आयतन तो निकल आया, लेकिन अब लकड़ी के आयतन का क्या। तो इसके लिए पहले हम इसको ग्रेफाइट वाले चित्र को यहां से मिटा देते हैं और ध्यान देते हैं लकड़ी पे। तो लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है वो ग्रेफाइट को हटाकर जितना बचा वो लकड़ी है। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए पाइप के बारे में। अगर इसके अंदर से ग्रेफाइट को निकाल दिया जाए तो ये ग्रेफाइट वाला एरिया खोखला हो जाएगा और इसकी आकृति एक पाइप की तरह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक पेंसिल हो और इसमें से ग्रेफाइट को निकाल दिया जाए, और जब ग्रेफाइट निकल जाएगा तो ये एरिया खोखला हो जाएगा और केवल ये लकड़ी का खोल बच जाएगा। तो यानी कि उसकी आकृति, पेंसिल की आकृति एक पाइप की तरह वहां पे हो जाएगी। तो पाइप का आयतन निकालना हमने अभी बताया है आपको। पाइप का आयतन निकालने के लिए ये आंतरिक त्रिज्या होगी
और इसकी ये त्रिज्या बाहरी त्रिज्या कहलाएगी। अंदर वाले की त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी और बाहरी वाले की त्रिज्या बाहरी त्रिज्या कहलाएगी। तो इस खोखले पार्ट का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस संपूर्ण पाइप का आयतन निकाल लेंगे। जो संपूर्ण लकड़ी का खोल बचा होगा उसका आयतन निकाल लेंगे। और चूंकि ये ग्रेफाइट निकल चुका है इसीलिए इस ग्रेफाइट के आयतन को हम घटा देंगे, तो हमारे के पास केवल लकड़ी के खोल का आयतन बच जाएगा। तो लकड़ी के खोल का आयतन निकालने के लिए हम सबसे पहले बाहरी व्यास करके संपूर्ण आयतन निकालेंगे, जिसमें कि ग्रेफाइट का आयतन सम्मिलित होगा। और चूंकि ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट तो हटा दिया जाएगा तभी तो लकड़ी का खोल बचेगा, तो उस ग्रेफाइट के आयतन को हम लकड़ी के आयतन में से, संपूर्ण आयतन में से हटा देंगे, तो केवल लकड़ी के खोल का आयतन ही निकल आएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट की त्रिज्या अभी हमने निकाल ली थी, तो इसके लिए निकालते हैं पहले त्रिज्याएं। आर ग्रेफाइट के लिए हमने निकाल लिया था, छोटा आर मान लेते हैं। इसको निकाला था हमने, वो था 1/2 गुणे 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे लकड़ी के खोल के लिए त्रिज्या। लकड़ी के खोल के लिए त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हो जाएगा 7/2 गुणे 10। तो 7/2 व्यास का आधा त्रिज्या हो गई, और 10 से जब हमने भाग कर लिया तो वो सेंटीमीटर में ही चेंज हो गया। तो आर का मान, कैपिटल आर का मान यहाँ पे निकल आया। तो कैपिटल आर के मान के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए लकड़ी का आयतन निकालने के लिए संपूर्ण आयतन में से पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, यानी कि ये सब संपूर्ण आयतन, इस संपूर्ण आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा दिया जाएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर स्क्वायर एच मतलब ये हो गया ग्रेफाइट का आयतन, तो ये हो गया संपूर्ण माइनस ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट को हटाकर ही लकड़ी बचेगी। तो संपूर्ण माइनस ग्रेफाइट, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई और एच यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7, एच का मान हम जानते हैं 14, और आर स्क्वायर का मान, आर का मान है 7/2 गुणे 10। इसका हो जाएगा स्क्वायर, लगा देंगे बाहर बड़ा ब्रैकेट, अंदर छोटा ब्रैकेट, और माइनस इसका मान है 1/2 गुणे 10 का स्क्वायर, इस तरह से। और जब इसको हम हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे 14, ये आ जाएगा 7×7 = 49 2 दूना 4, और 10 का स्क्वायर 100, तो 4 गुणे 100 यानी कि 400, माइनस ये हो जाएगा 1/400, और जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 48, ये हो जाएगा इधर 22/7 गुणे 14 गुणे, इस आधार समान है इसलिए 49 में से एक सीधे घटेगा, 48 और बटे 400। तो ये जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। यही लकड़ी के खोल का आयतन हो जाएगा। तो लकड़ी के खोल का आयतन निकालने के लिए हम संपूर्ण आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, और हल करने के बाद में हमारा आंसर 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे। अंतिम सवाल है हमारा, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सूप का एक कटोरा है जो कि बेलनाकार आकार का होगा, उसमें 7 सेंटीमीटर व्यास है उसका, और कटोरे में सूप को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही भरा जाता है। तो मान लेते हैं कि सूप का कटोरा इस तरह से बेलनाकार आकार का होगा। उस बेलनाकार आकार में सूप जो है इतनी ऊंचाई तक भरा होगा।
ठीक, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसमें दे रखा है, तो मान लिया 4 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक ये भरा हुआ है। और उसका व्यास दे रखे हैं ये है। उसी तरीके से अंदर भी यहाँ पे भी एक बना सकते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तो उसका व्यास कितना दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, वो दूरी दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब इसको आधा करके त्रिज्या निकाल ली जाएगी, तो यहाँ तक की ये तो हमारी त्रिज्या निकल आएगी। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो एक के लिए हम सूप निकाल लेंगे और 250 से गुणा करके ये ज्ञात कर लेंगे कि 250 के लिए कितना लगाया जा रहा है, कितना सूप निकाला जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक का सूप ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक के लिए सूप को ज्ञात करने के लिए हम इतना जो सूप भरा हुआ है इसका आयतन निकाल लेंगे। हमें संपूर्ण बेलन से कोई मतलब नहीं है, हमारा सूप यहीं तक भरा हुआ है तो हम यहीं तक बेलन मान के इसका आयतन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ऊंचाई हो जाएगी 4 और आयतन का सूत्र πr² लगा करके इतने सूप का आयतन निकाल लिया जाएगा। तो एक व्यक्ति के लिए सूप बराबर πr²h। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया व्यास का आधा यानी कि 7/2 का स्क्वायर और गुणे h का मान हो गया 4। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक व्यक्ति के लिए 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप लगता है। तो कितने व्यक्ति हैं, 250 व्यक्ति। तो 250 व्यक्तियों के लिए सूप लगेगा, 250 व्यक्तियों के लिए सूप। तो इसे निकालने के लिए 250 से गुणा कर दी जाएगी, तो 250 गुणे 154। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि आंसर आ रहा है लीटर में, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हम बदल लेंगे लीटर में। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे तो गुणे में 1 रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो 1000 है उसे नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो ये हो गया 1/1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 38,500 को निकालने के लिए 1/1000 से कर देंगे उसमें गुणा, अर्थात सीधे कहें तो 1000 से कर देंगे भाग, तो वहां पे आंसर आ जाएगा लीटर में। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया 38,500 गुणे 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 से कर दी गुणा, तो इसमें आ गया आंसर हमारा 38.5 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये अंतिम सवाल भी पूरा हो गया। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई हुई चीजें सही से समझ में आ रही हैं, समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और इस चैनल को शेयर करते रहें, इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।